हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स। तो पैरेलल लाइन का कंसेप्ट हमने आपको पिछले क्लासेस में समझाया है और आपको हमने थ्योरम भी बताए हैं पैरेलल लाइंस के। ऑल्टरनेटिव एंगल्स क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, हमने आपको सारे एंगल्स के बारे में डिटेल में बताया था और आपको थ्योरम्स भी प्रूफ कराए थे। तो उसी पे बेस क्वेश्चंस हैं। हम 6.2 से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एक्स एंड वाई देन प्रूव दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये आपके एनसीईआरटी बुक का 6.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट एक्स एंड वाई देन प्रूव करना है ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये इसका फिगर है। हमने आपकी सुविधा के लिए इस फिगर में ना नंबरिंग कर दी है ना। तो क्या होगा, नंबरिंग करने से क्या होगा कि आपको एक क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है नंबरिंग करने से। यदि हम एंगल ए जी बी बोलेंगे तो आपको प्रॉब्लम जाएगी, लेकिन अगर हम एंगल ए ई जी की जगह पे ए ई जी के प्लेस पे यदि हम एंगल 1 बोलेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो आप नंबरिंग कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन। देखो इन दोनों एंगल को ज़रा ध्यान से देखो। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 है कि नहीं है। वाई वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। पहले हम गिवन लिख लेते हैं कि गिवन क्या है, जिसमें आपको अच्छे से समझ में आए। सो इस क्वेश्चन में एंगल ए ई जी 50 डिग्री है। एंगल ए ई एफ एक्स है। एंगल ई एफ डी वाई है और एंगल सी एफ एच 130 डिग्री है। ये तो गिवन हो गया, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इन दोनों एंगल को ध्यान से देखिए। ये दोनों एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, है कि नहीं है ना। तो हमने इसका प्रूफ स्टार्ट किया। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 वाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। लेकिन एंगल 3 तो आपको वाई गिवन है और एंगल 4 कितना है 130। मतलब हमको एंगल y की वैल्यू क्या मिल गई, हमको y का आंसर क्या मिल गया 130 डिग्री। ये हमको y मिल गया, ठीक है। एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। एंगल 3 मतलब y, एंगल 4 मतलब 130, मतलब y का इक्वल होगा 130 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, रे ए ई स्टैंड्स ऑन जी एच। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा 180। क्यों, लीनियर पेयर है ना। तो हमने लिखा इसमें सिंस रे ए ई स्टैंड्स ऑन GH, therefore एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा 180 डिग्री। हर आप जो भी प्रॉपर्टी लगाएं उसका रीज़न जरूर लिखिए। ज्योमेट्री में ये वाली बात याद रखें कि आपने जो भी प्रॉपर्टी यूज़ करी उसको आप जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसमें आप उसका रीज़न जरूर लिखिए, आपने ये क्यों लिखा है ना। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ, क्यों है ये लीनियर पेयर। लीनियर पेयर एग्जाम। सो एंगल 1 की वैल्यू 50 डिग्री है
एंगल 2 x है, सो देयरफॉर x कितना हो जाएगा 180 माइनस 50 दैट इज 130 डिग्री। तो आपको x कितना मिल गया 130 डिग्री, ठीक है ना। आपको x कितना मिल गया 130 डिग्री। सो सिंस x इज इक्वल टू 130 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 130 डिग्री। अब जरा आप यहां पे ध्यान से देखिए, एंगल 2 भी 130, एंगल 3 भी 130, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो गया। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल। देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, या इसको आप क्या बोल सकते हैं, एंगल AEF इज इक्वल टू एंगल EFD। सो alternate interior angles are equal, therefore AB is parallel to CD। ठीक है, हमने पहले क्या किया, पहले हमने देखा वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हमने पहले वर्टिकल अपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी लगाई कि आपको y कितना मिल गया 130 डिग्री। उसके बाद हमने एंगल 1 प्लस एंगल 2 को 180 डिग्री बोला हो कि लीनियर पेयर एग्जाम लगाई यहाँ पे, उससे आपको x कितना मिला 130 मिला। जब x भी 130 डिग्री है और y भी 130 डिग्री है तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो गया, या एंगल AEF इज इक्वल टू एंगल EFD। जब एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो अपन पढ़ चुके हैं, इफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल। सो देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल। तो ये था आपकी टेक्स्ट बुक का फर्स्ट क्वेश्चन 6.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन इसमें है AB इज पैरेलल टू CD एंड CD इज पैरेलल टू EF। ये AB जो है CD के पैरेलल है और CD लाइन सेगमेंट जो है वो EF के पैरेलल है। y/z आपको 3:7 गिवन है, ये y/z जो है आपको 3:7 गिवन है और आपको फाइंड आउट करना है x। हमने आपकी सुविधा के लिए पूरे क्वेश्चन में नंबरिंग कर दी है। अब आप इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो सॉल्यूशन को बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा कि एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है। एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, क्यों? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। दीज टू एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में शुरुआत से हमने क्या किया, सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, इसका रीजन जरूर लिखिए। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 है, इसका मतलब क्या हुआ, एंगल 1 की वैल्यू क्या होगी, एंगल 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा y। तो एंगल 1 इज इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, y मिल जाएगा। अब आपको क्वेश्चन में y/z जो है वो 3:7 गिवन है, ये तो रेशो है 3:7।
y/z कितना है 3:7 रेशियो है। तो इसको नॉर्मल जब हम नंबर में चेंज करेंगे तो हमको कांस्टेंट लिखना पड़ेगा इसके साथ। तो हमने बोल दिया लेट y इज इक्वल टू 3k एंड z इज इक्वल टू 7k। अब आपको ये ऑलरेडी गिवन है कि CD इज पैरेलल टू EF, CD EF के पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल जा रही है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा 180 डिग्री। वाई, व्हाट इज द रीजन? एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ इंटीरियर, एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, है ना। तो सिंस CD is parallel to EF, transversal GH, therefore एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। इसका रीज़न क्या होगा? इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। एंगल 1 y के इक्वल है, एंगल 2 z के इक्वल है। सो y प्लस जेड कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। y प्लस जेड इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। लेकिन y की वैल्यू कितनी है 3k और z कितना है 7k। तो हमने y के प्लेस पे पुट किया 3k और z के प्लेस पे पुट किया 7k। तो ये हो गया 3k प्लस 7k इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। 3k और 7k ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा 10k इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 डिग्री अपॉन 10 18 डिग्री। तो आपको k की वैल्यू क्या मिल गई 18 डिग्री। सो y कितना हो जाएगा 3k 3 इंटू 18 54 डिग्री। z क्या हो जाएगा 7k 7 इंटू 18 7 into 26 56 carry 5 7 to 7 plus 5 12 126। तो आपको y मिल गया 54 डिग्री और z मिल गया 126 डिग्री। चलिए हम x फाइंड आउट करते हैं। अब आपको x फाइंड आउट करना है। सो since AB is parallel to CD given है and CD is parallel to EF given है। जब AB CD के पैरेलल है और CD EF के पैरेलल है, जब AB CD के पैरेलल और CD EF के पैरेलल, इसका मतलब क्या होगा
देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू ई एफ हो जाएगा। जब ए बी ई एफ के पैरेलल हो गए, ट्रांसवर्सल जा रहा है, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2y, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, alternate इंटीरियर एंगल्स। एंगल 2 तो z है, z की वैल्यू आपको मालूम है 126 है, और एंगल 2 एंगल 4 x है, ये हो गया 126 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ गया x। तो आपको x की वैल्यू क्या मिल गई 126 डिग्री, y कितना मिल गया 54 डिग्री, और z कितना मिल गया 126 डिग्री। ठीक है ना। तो ये आपकी बुक का सेकंड क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का। इसमें हमने पहले एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 बोला, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, उससे हमको एंगल 1 की वैल्यू मिल जाएगी y। अब जब 1 हमको y मिल गया तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या होगा 180 डिग्री, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 हमने लगाया, तो उससे हमको y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री मिल गया। y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री मतलब हमको 3k प्लस 7k इज इक्वल टू 180 डिग्री मिल गया। 10k इज इक्वल टू 180 डिग्री, k की वैल्यू क्या मिलेगी 18, k 18 आ गया, उससे हमको क्या मिलेगा y मिल जाएगा। y कितना है 3k, तो 18 3 ज़ा 54, और 7 इंटू 18 किया 126। अब ये तो हो गया हमको x और y हमको y और z मिल गया। अब बात है x की, तो इसको देखिए ध्यान से, जब ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है, तो ए बी भी ई एफ के पैरेलल होगी। जब ए बी ई एफ के पैरेलल ये ट्रांसवर्सल जा रहा है, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल y, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जब z आपका 126 डिग्री आया है तो x भी क्या होगा 126 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी इज पैरेलल टू सी डी गिवन है, ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी पे, एंगल जी ई डी 126 डिग्री है। तो आपको फाइंड आउट करना है एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ और एंगल एफ जी ई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को हम का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। Since AB is parallel to CD, and transversal G, ट्रांसवर्सल क्या है G, and transversal GE, therefore angle AGE is equal to angle GED। एंगल AGE और GED इक्वल होंगे Y, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो आपको GED तो गिवन है 126 डिग्री, तो ये एंगल AGE की वैल्यू क्या हो जाएगी 126 डिग्री।
क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल बिकॉज लाइंस आर पैरेलल। ठीक है ना। अब देखिए EF परपेंडिकुलर है CD पे। जब EF परपेंडिकुलर है CD पे, इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल FED कितना होगा? 90 डिग्री। एंगल FED कितना होगा? 90 डिग्री। तो हम लोग एंगल GED को, सिंस एंगल GED को हम क्या लिख सकते हैं? एंगल GEF प्लस एंगल FED। एंगल GED कितने का है? 126 डिग्री का। एंगल GEF हमको फाइंड आउट करना है, और एंगल FED कितने का है? 90 डिग्री, बिकॉज परपेंडिकुलर गिवन है। तो एंगल FED कितने का हो गया? 90 डिग्री का। तो देयरफॉर एंगल GEF हो जाएगा 126 माइनस 90। तो एंगल GEF कितने का हो जाएगा? 36 डिग्री का। एंगल GEF कितने का हो जाएगा? 36 डिग्री का। अब हमको कौन सा एंगल निकालना है? एंगल FGE। एंगल FGE, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, एंगल AGE और एंगल FGE कितना होगा? लीनियर पेयर 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? है ना। तो since एंगल AGE प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन, लीनियर पेयर। एंगल AGE कितने का है? एंगल AGE कितने का? 126 डिग्री का। तो हमने एंगल AGE की वैल्यू पुट करी 126 डिग्री, प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल FGE की आपको वैल्यू मिल जाएगी 180 माइनस 126 डिग्री। एंगल FGE 10 माइनस 6 4, 18 माइनस 13 54। तो एंगल FGE कितना हो जाएगा? 54 डिग्री का। तो ये आपके जो भी आपको एंगल फाइंड आउट करने थे, आपने फाइंड आउट कर लिए। सबसे पहले हमने क्या कंसेप्ट लगाया है कि एंगल AGE और एंगल GED इक्वल हैं बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो उससे एंगल AGE की वैल्यू क्या जाएगी? 126 डिग्री, क्योंकि एंगल GED आपको ऑलरेडी 126 डिग्री गिवन है ना। ठीक है। उसके बाद हमने बोला कि एंगल GED दो पार्ट में है, एंगल GEF और एंगल DEFED। तो एंगल GED के दो पार्ट हैं, एंगल GEF और एंगल FED। तो हमने इन दोनों के बेस से एंगल GEF फाइंड आउट कर लिया 36 डिग्री,
उसके बाद हमने यहाँ पे लगाया लीनियर पेयर का कंसेप्ट, क्योंकि एंगल AGE और एंगल FGE कितना होगा 180 डिग्री, बिकॉज दीज आर लीनियर पेयर। तो हमने लीनियर पेयर का कंसेप्ट लगा के एंगल FGE की वैल्यू निकाली, कितनी 54 डिग्री। ठीक है ना। मैंने आपको पहले ही बोल चुका हूँ, ज्योमेट्री के जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं हो सके तो आप उनका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, तो आपके पास क्या होगा, वो क्वेश्चन का सोल्यूशन सेव रहेगा, आप उसको एक दो बार और रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको उससे फ़ायदा मिलेगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको PQ इज पैरेलल टू ST गिवन है, एंगल PQ आर 110 और एंगल RST 130 डिग्री गिवन है। आपको फाइंड आउट करना है एंगल QRS। आपको ये वाला एंगल जो एंगल QRS, ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। तो हमने इस क्वेश्चन में पहले कंस्ट्रक्शन किया, हमने ST के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी, हमने ST के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी, RU। ठीक है। हमने कंस्ट्रक्शन किया है, ड्रॉ RU पैरेलल टू ST। ये हमने कर लिया, हमने RU ST के पहले एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब देखो आप ध्यान से, since PQ is parallel to ST and RU is parallel to ST, इसका मतलब क्या होगा, PQ is parallel to RU। ठीक है ना। ये बात तो समझ में आपको आ गई होगी कि PQ जब ST के पैरेलल है, ST जब RU के पैरेलल है, इसका मतलब क्या होगा, PQ भी RU के पैरेलल होगा कि नहीं होगा। ठीक है। अब देखो, जब PQ RU के पैरेलल है और ट्रांसवर्सल कौन जा रहा है, QR, तो एंगल PQR जो होगा एंगल QRU के इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है ना। तो since PQ is parallel to RU and transversal QR, therefore angle PQR plus angle QRU, angle PQR is equal to angle QRU, PQR is equal to angle QRU। Why? Alternate interior angles। लेकिन एंगल PQR तो 110 का है, इसका मतलब क्या हुआ, 110 इज इक्वल टू एंगल कितना होगा, QRU। तो एंगल QRU की आपको वैल्यू क्या मिल गई, 110। एंगल QRU की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 110 डिग्री। ये कंप्लीट एंगल कितने का मिल गया हमको, 110 डिग्री का। अब देखिए आप ध्यान से, ST इज पैरेलल टू RU,
ट्रांसवर्सल कौन है एस आर, तो दिस सम ऑफ दिस टू एंगल्स कितना होगा 180 इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड, है ना। तो ST is parallel to RU transversal SR, therefore angle TSR plus angle SRU (180 डिग्री होंगे। वाई इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो एंगल TSR तो आपको 130 डिग्री पता है, तो ये हो जाएगा 130 डिग्री प्लस एंगल SRU इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल SRU की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 180 माइनस 130, एंगल SRU कितना आपको मिल जाएगा 50 डिग्री। सो एंगल SRU आपको कितना मिल गया 50 डिग्री। एंगल SRU की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी 50 डिग्री। अब देखिए एंगल QRU के दो पार्ट हैं, एंगल QRU के दो पार्ट हैं, एंगल QRS और एंगल SRU। तो हमने एंगल QRU को दो पार्ट में लिखा, एंगल QRS प्लस एंगल SRU। एंगल QRU आपको पता है कितना है 110। तो एंगल QRU की हमने वैल्यू पुट करी 110। इज इक्वल टू एंगल QRS आपको फाइंड आउट करना है, और एंगल SRU आपको अभी आपने फाइंड आउट करा कितना 50 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल QRS की वैल्यू क्या हो जाएगी 110 माइनस 50 दैट इज 60 डिग्री। तो एंगल QRS की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 डिग्री। तो ये आ गई एंगल QRS की वैल्यू। हमने सबसे पहले क्या किया है RU पैरेलल लाइन ड्रॉ करी ST के। जब ST PQ के पैरेलल है और ST RU के पैरेलल, तो PQ जो होगा वो RU के पैरेलल होगा। अब जब PQ RU के पैरेलल है और QR ट्रांसवर्सल जा रहा है, मतलब एंगल PQR और एंगल QRU इक्वल होंगे। वाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो उससे आपको क्या मिल जाएगा एंगल QRU की वैल्यू क्या मिल गई 110। इतना तो हो गया, समझ में आपको आ गया होगा। अब ST पैरेलल है RU के, ट्रांसवर्सल कौन है SR। तो सम ऑफ दीज टू एंगल्स कितना होगा 180 डिग्री। सम ऑफ दीज टू एंगल्स 180 डिग्री होगा, मतलब ये तो 130 है ऑलरेडी, तो एंगल SRU कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। अब एंगल QRU के दो पार्ट हैं, देखिए ध्यान से, दिस प्लस दिस, ये आप 50 फाइंड आउट कर चुके हैं। और पूरा एंगल आपने
ये आपने 50 अभी फाइंड आउट किया है और पूरा एंगल आपने कितना फाइंड आउट किया 110। तो 110 में से 50 आप माइनस कर देंगे तो आपको कौन सा एंगल मिल जाएगा, एंगल QRS कितना मिल जाएगा 110 माइनस 50 इज इक्वल टू कितना 60 डिग्री। ठीक है ना। तो ये हो गया आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 4। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ABCD के पैरेलल गिवन है, एंगल APQ 50 डिग्री गिवन है, एंगल PRD 127 डिग्री गिवन है। आपको एक्स एंड वाई फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ये टू लाइंस आर, दीज टू लाइंस आर पैरेलल, PQ क्या है ट्रांसवर्सल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल y, alternate interior angles, therefore एंगल PQR या x की वैल्यू कितनी होगी 50 डिग्री होगी। ठीक है ना। उसके बाद these two lines are parallel, this is transversal, मतलब एंगल APR इज इक्वल टू एंगल PRD हो जाएगा। एंगल APR कितने का 50 प्लस y और एंगल PRD कितने का 127। तो y की वैल्यू क्या होगी 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री, मतलब 127 डिग्री में से 50 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। AB is parallel to CD. Transversal PQ. Therefore, angle APQ is equal to angle PQR. एंगल APQ कितने का है 50 का और PQR कितने का x का। तो आपको x की वैल्यू क्या मिल गई 50 डिग्री। चलिए फिर से हमने कंसेप्ट लगाया। इसका रीजन लिख लीजिए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स AB is parallel to CD, ट्रांसवर्सल अब क्या लिया हमने PR, therefore एंगल APR is equal to एंगल PRD। APR के देखिए दो पार्ट हैं, तो APR को हम क्या बोल सकते हैं 50 प्लस y इज इक्वल टू कितना आया 127। तो y कितना हो जाएगा 127 माइनस 50। तो 127 माइनस 50 हमने किया, ये आपको मिल गया 77 डिग्री। तो आपको आंसर क्या मिल गया 77 डिग्री। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, दिस इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल y, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिर दीज टू लाइन्स आर पैरेलल एंड दिस इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल y, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हमने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। रीज़न लिखना मत भूलिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं अगर आप रीज़न नहीं लिखेंगे तो। इसलिए आप रीज़न ज़रूर लिखने की हैबिट डालिए कि आपने ऐसा लिखा है तो क्यों लिखा है, उसका रीज़न क्या है। ठीक है ना। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आपको आ गया होगा। पूरा का पूरा कंसेप्ट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पे बेस है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं।
सो क्वेश्चन नंबर 6 में पी क्यू और आर एस जो है ये एक्चुअली में प्लेन मिरर हैं। पी क्यू और आर एस जो है ये क्या है, प्लेन मिरर हैं, और ये दोनों जो हैं वो पैरेलल हैं। ये पी क्यू आर एस प्लेन मिरर है और ये क्या है, पैरेलल हैं, और आपको प्रूफ करना है ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है, और सी डी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। तो आपको ये रे पैरेलल है ये प्रूफ करना है। ए बी जो है वो पी क्यू से, ए बी रे जो है वो पी क्यू मिरर से टकरा करके रिफ्लेक्ट हुई, फिर सी पे आर एस, मिरर आर एस पे सी पे टकराई, फिर रिफ्लेक्ट हुई सी डी। तो आपको ये जो रे ए बी है और ये रे सी डी है, ये आपको पैरेलल प्रूफ करना है। ठीक है, हमने इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इसमें, है ना। तो हमने इसमें कंस्ट्रक्शन किया, हमने बी से एक परपेंडिकुलर फॉल कराया BE, और एक हमने C से परपेंडिकुलर फॉल कराया CF। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है। सो कंस्ट्रक्शन, draw B perpendicular to RS, CF perpendicular to PQ। सो इस एंगल को हमने 1 बोला, इसको हमने एंगल 2 बोला, इसको हमने एंगल 3 बोला, इसको हमने एंगल 4 बोला। चलिए हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ये फिजिक्स का एक कंसेप्ट है, क्लास 10th में आप पढ़ेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है ना। तो ये टकराई ना तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाया, और ये वापस गई ना तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाया। मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा। क्यों? क्योंकि BC रे RS से टकराई, इंसिडेंस, और रिफ्लेक्ट हुई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है ना। सो फिजिक्स का कंसेप्ट क्या बोलता है? फिजिक्स का कंसेप्ट बोलता है सिंस एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of reflection. So therefore angle 1 is equal to angle 2 and angle 3 is equal to angle 4। ये तो समझ में आपको आ गया होगा। अब देखिए आप ध्यान से, BE इज परपेंडिकुलर टू RS एंड CF इज परपेंडिकुलर टू PQ। इसका मतलब क्या होगा कि BE इज पैरेलल टू FC बिकॉज बोथ आर परपेंडिकुलर। तो BE जो होगा वो FC के क्या होगा, पैरेलल होगा, और ट्रांसवर्सल कौन है, BC। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 होगा कि नहीं होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है ना। सो सिंस BE is perpendicular to RS and CF is perpendicular to PQ। इसका मतलब क्या होगा, therefore BE is parallel to
CF। और ट्रांसवर्सल कौन? ट्रांसवर्सल BC। सो देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। वाई? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये तो क्लियर हो गया होगा आपको। जब दोनों लाइन परपेंडिकुलर, दोनों लाइन क्या होंगी? पैरेलल होंगी। जब पैरेलल, इसका मतलब क्या हुआ? ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 2 इक्वल एंगल 3 होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। तो एंगल 2 इक्वल एंगल 3 है, तो एंगल 2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो इसको हमने बोल दिया 2 टाइम्स एंगल 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 3। 2 टाइम्स एंगल 2 का मतलब क्या हुआ? एंगल 2 प्लस एंगल 2। 2 टाइम्स एंगल 3 का मतलब क्या हुआ? एंगल 3 प्लस एंगल 3। ठीक है ना, इतना तो हमने कर दिया। सो एंगल 2 प्लस एंगल 2 इक्वल एंगल 3 प्लस एंगल 3 हुआ। एंगल 1 एंगल 2 तो इक्वल हैं, तो हम 2 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? 1। सो देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। हमने एंगल 2 के प्लेस पे एंगल 1 लिख दिया, ओके। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, और एंगल 3 के प्लेस पे एंगल 4 लिख दिया, ओके। एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है ना। तो 1 प्लस 2 कितना हुआ? एंगल ABC। 1 प्लस 2 कितना हो गया? एंगल ABC। और 3 प्लस 4 कितना हुआ? एंगल BCD। जब एंगल ABC और एंगल BCD इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर AB is parallel to CD। सिंपल फिजिक्स का कंसेप्ट लगा इसमें। हमने सबसे पहले क्या किया? B परपेंडिकुलर फॉल कराया और CF परपेंडिकुलर फॉल कराया। फिजिक्स का कंसेप्ट बोलता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये AB टकराई PQ से, एंगल ऑफ इंसिडेंस बना, फिर वापस लौटी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना। फिर ये BC टकराई RS से, एंगल 3 बना, वापस लौटी, एंगल 4 बना। तो एंगल 1 एंगल 2 इक्वल होंगे, एंगल 3 एंगल 4 इक्वल होंगे, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है ना। अब जब ये परपेंडिकुलर, मतलब दोनों लाइन क्या होंगी? पैरेलल होंगी। दोनों लाइन जब पैरेलल रहती है, क्या होगा? ट्रांसवर्सल होगा। BC क्या होगा? ट्रांसवर्सल, मतलब एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो गया। हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 एंगल 2 इज इक्वल टू 2 एंगल 3। 2 एंगल 2 को हम क्या बोल सकते हैं? एंगल 2 प्लस एंगल 2। और 2 एंगल 3 को हम क्या बोल सकते हैं? एंगल 3 प्लस एंगल 3 बोल सकते कि नहीं बोल सकते, है ना। लेकिन आपने तो अभी बोला कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, तो हमने एक एंगल 2 के प्लेस पे एंगल 1 लिख दिया। और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है, तो एक एंगल 3 के प्लेस पे हमने एंगल 4 लिख दिया। इतना हो गया। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना बन गया? एंगल ABC। और 3 प्लस 4 कितना बन गया? एंगल BCD। जब एंगल ABC एंगल BCD इक्वल हैं, जब एंगल ABC और एंगल BCD इक्वल हैं, इसका मतलब क्या हुआ? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल। तो AB पैरेलल टू CD होगा, है ना। ये था आपकी टेक्स्ट बुक का 6th क्वेश्चन। तो ये आपकी एक्सरसाइज 6.2 हमने भी आपको पूरी एक्सप्लेन कर दी है, सॉल्व करके दे दी है। मैंने आपसे पहले ही बोला था, मैं फिर से बोलूँगा कि आप हर क्वेश्चन को हो सके तो क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपके पास क्वेश्चन का सोल्यूशन सेव रहेगा। तो आप उसको 2-3 बार घर में रिवाइज कर सकते हैं। और ज्योमेट्री का रिवीजन आप लिख करके ही प्रैक्टिस करें, तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, खूब प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।